ठीक है, तो रोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन में जो पहले हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक, ठीक है। तो इसमें पहले पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफाइन आपको पता है कैसे किया गया है। अगर मान लो किसी भी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट ये ओरिजिन है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कोई ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है, तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r होगी, ये मास dm होगा। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हो जाएगा r² dm इंटीग्रेशन, ठीक है। तो किसी भी उसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट आपको निकालना हो तो यही बेसिक प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उन जो फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो याद होगा। इसमें 2 जो हैं थ्योरम्स हैं, उनकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहली थ्योरम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ये थ्योरम जो है ओनली एप्लीकेबल है प्लेनर बॉडीज़ के लिए, ठीक है। तो बॉडी का प्लेनर होना ज़रूरी है वरना एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो ये क्या कहती है कि इसकी स्टेटमेंट पहले ये है कि मान लो आपके पास कोई भी एक प्लेनर बॉडी है, ठीक है, प्लेन में है, ओके। तो उस केस में अगर मान लो मुझे दो एक्सिस हैं, ठीक है, जैसे ये एक्सिस है एक और ये एक्सिस है, ठीक है, ये 2 एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ठीक। और ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और दोनों इस बॉडी के प्लेन में लाई करते हैं, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड एक्सिस के अलोंग, थर्ड एक्सिस कहाँ है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे होगा, है कि नहीं। तो उस केस में ये जो है, ये मैं कहता हूँ गोइंग आउट, तो क्रॉस का मतलब है इन आउट, ओके। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I3 इस एक्सिस के अबाउट, ये होगा सिंपली I1 + I2। कहने का मतलब क्या है कि एक प्लेनर बॉडी है, उसके अगर प्लेन में 2 एक्सिस हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तीसरा एक्सिस जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा होगा, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उन दोनों एक्सिस के सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ज़रूरी नहीं सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है ना। ज़रूरी भी नहीं कि ये बॉडी के अंदर से पास करे, बॉडी के अंदर लाई करता हो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बाहर भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट मान लें कि अपने पास सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्क है, ओके, ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। तो मुझे क्या बताना है कि इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि इसके जो सेंटर है, जो ये परपेंडिकुलर है, ओके, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, वो है mr²/2, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रहा है डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा I इसके अबाउट। तो उस केस में ऐसा ये एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, और एक ये, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है डिस्क का। तो जैसा मास इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसा ही मास जो है इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, है कि नहीं। तो ये मान लें I' मान लेते हैं इसको। तो उस केस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक्सिस, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब I + I मस्ट बी इक्वल टू mr²/2। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी mr²/4, है कि नहीं। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ऐसे ही रिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, उसके क्या कहते हैं उसे,
स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या है कि मान लें कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसका मास m है, साइड a है, b है, ये साइड a है, ये साइड b है, और इसका मास m है, ठीक है। तो उस केस में मुझे बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट जो है, जो यहाँ से इन आउट है, ठीक है, पर प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ओके, तो मुझे इसके अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट देखें तो ये लेंथ a है, तो इसमें इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई नहीं 3, ma स्क्वायर बाई 3। रोड के साइड में होता है ना, रोड का मिडिल पॉइंट पे रोड के जो है ma स्क्वायर बाई 12 होता है, और साइड से कॉर्नर से रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ma स्क्वायर बाई 3 होता है। तो इसके अबाउट ma स्क्वायर बाई 3, इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका वो हो जाएगा आई, वो हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 3। अब ये लेंथ जो है वो b है, ठीक है ना, इस एक्सिस से b लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा सिंपली इन दोनों का सम। ओके, तो ये हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 3। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। और ऐसे ही जो दूसरी है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सभी बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने होंगे, कोई वो नहीं है, अल्टरनेट नहीं है ना। या तो इंटीग्रेट करना आना चाहिए या याद करना आना चाहिए, तो वो चॉइस आप। तो क्रैश कोर्स है तो डेरिवेशन नहीं करवा सकते, है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि मान लो आपके पास कोई भी एक ये 3D, ये सब के लिए नॉर्मल 1D 2D 3D कोई भी बॉडी हो, तो ये कहती है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, ओके, उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रहा है, ठीक है। ये जो है एक्सिस है जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ओके। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं लिख रहा हूँ ICOM, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मुझे फाइंड आउट करना है इससे डिस्टेंस d पे, यहाँ पे एक दूसरा एक्सिस है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो d है, इसके अबाउट I क्या होगा? तो इसके अबाउट I जो है वो सिंपली ICOM प्लस इसका मास m है, तो md स्क्वायर। ओके, ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये दोनों एक्सिस जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ओके। तो इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे अगर कैलकुलेट करना हो कि वही डिस्क का एग्जांपल ले लेते हैं कि अपनी डिस्क थी, ओके, तो ये डिस्क है, ठीक है। तो मैंने पिछली बार परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाला था, मास m है, रेडियस r है, ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था और एक आया था mr स्क्वायर बाय 4। मुझे कैलकुलेट करना है इसके अबाउट जो जस्ट इसको टच करते हुए जा रहा है एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ से देखिए सेंटर से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ICOM है, तो I हो जाएगा ICOM विच इज़ mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, डिस्टेंस r है mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। तो ये डिस्क के यहाँ से पास हो रहा है, तो ऐसे ही डिस्क के यहाँ से पास होता हुआ निकाल सकते हैं हम, वो भी सेम होगा, है कि नहीं। इसके अबाउट भी I जो है वो है 5/4 mr स्क्वायर होगा। अब मुझे मान लो यहाँ से निकालना हो तो इस पे जो इस प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट निकालना हो तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये दोनों एक्सिस डिस्क के प्लेन में लाई करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे जो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा
इन दोनों का सम, इसका और इसका, तो दोनों इक्वल हैं तो सिंपली 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5/2 mr²। ओके, तो ये जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट फॉर एग्जांपल इन दोनों का एक सिंपल सा एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लें आपको दिया एक ऐसा फिगर दे दें, खुद ट्राई करो पहले कि मान लो ये डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का ये एक्सिस है, ओके, लेकिन इस डिस्क पे ये और डिस्क रखी हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस r होगी, इसके सभी की मास m है, सभी का रेडियस r है, और मुझे बताना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो I निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ओके, तो पॉज करो, ट्राई करो क्या आएगा। तो इस केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका और फिर इसका। ऑब्वियस बात है जितना इसका होगा उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सिमेट्रिक रखे हैं इस एक्सिस के। तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस r है, ओके, जो कि ये रेडियस है, और इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं ये एक्सिस जो है वो इस डिस्क का डायमीटर होगा। तो अगर देखें तो ये जो एक्सिस है जो मैंने ड्रॉ किया वो इस डिस्क के ऐसे डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या होता है इसका, mr²/4 है कि नहीं, यही डायमीटर के अबाउट जो होता है। अब इसके अबाउट इसका mr²/4 है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यहीं मिडल में सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसके अबाउट mr²/4 है, लिख लेते हैं, इसके अबाउट जो mr²/4 है इस डिस्क का। तो इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट हो जाएगा ICM प्लस mr², है कि नहीं, वही उतनी तो डिस्टेंस है mr², r ये तो डिस्टेंस दूर है, ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो उस केस में इस डिस्क का उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा mr²/4 प्लस mr²। अब सिमिलरली ये डिस्क भी ऐसे ही रखी है, तो इसका भी ये एक निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, फिर वहाँ से वो डिस्टेंस, तो सिमेट्री आएगा, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से गुजर रहा है, तो वो mr²/2 होता है, तो प्लस mr²/2। तो ये आंसर आएगा, और ये मेरे ख्याल से mr² आएगा, ठीक है। तो ये I हो जाएगा सिस्टम का। तो अब कई बार जो है कैविटी वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैविटी हो तो फिर क्या करें। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लो हमको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो कर लेंगे इसमें एक ओके, तो इसकी साइड जो है वो 2a है, स्क्वायर प्लेट की साइड जो है 2a है, इस सर्कल की रेडियस a है, ओके। तो ये कैविटी है, स्क्वायर प्लेट से जो है ये इस पोर्शन में अब मास बचा होगा, बाकी ये अंदर वाली जो है वो कैविटी है, ये पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, ओके। मुझे फाइंड आउट करना है कि इस उसका जो सिंपल मास m है, किसका जो पोर्शन बचा हुआ है उसका मास m है, और मुझे फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट। जस्ट फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट कर लेते हैं, इसके अबाउट भी कर सकते हो, ठीक है ना, चॉइस है आपकी जिसके अबाउट भी करना चाहो, लेकिन प्रोसेस में बता देता हूँ है क्या। ये जो फिगर है वो 2 फिगर का जो है वो है कि मतलब कम्बिनेशन क्या है कि ये फिगर मुझे अचीव करना है तो मुझे ये करना होगा कि पहले जो पूरी स्क्वायर प्लेट थी, ठीक है, जिसमें पूरा मास था, ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं
ये पोर्शन, ठीक है। तो अगर स्क्वायर प्लेट में से डिस्क काट दें, हटा दें, तो हमारे पास ये पोर्शन जो है वो बच जाएगा। तो करना क्या है कि इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों अगर मैं इस डिस्क को वहीं पे रख दूं तो पूरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। पूरी स्क्वायर प्लेट बन जाएगी। तो मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूँ तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ आई? तो यही करना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका निकालना है, तो इसमें से इसका माइनस कर देना, तो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो अब पहले इनका मास m1 m2 निकालना है। तो अगर इसका मास मैं अगर m1 कंसिडर कर लूँ और इसका मास जो है m2 कंसिडर कर लूँ, तो उस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, तो I1 जो सिंपली होगा वो हो जाएगा साइड 2a है, तो और इसके परपेंडिकुलर है ये, और ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये हो जाएगा m साइड L होती है तो या A होती है तो m²/6 होता है। तो अब साइड 2a है तो m1 2a²/6, तो ये I1 हो जाएगा। और I2 जो हो जाएगा वो जाएगा, इसकी रेडियस r होती है तो हम लिखते हैं mr²/2, तो ये हो जाएगा m2, r कितना है, ra है तो m2a²/2। और जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो I1 - R2 हो जाएगा। अब जो आई नेट जो है अपना जो हमें निकालना है वो सिंपली I1 - I2 है। तो अब सिर्फ जो कैलकुलेट करना है वो है m1 m2। अब मुझे जो है ये पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेकिन मास m बचे हुए पोर्शन का है। तो अगर मान लेते हैं इसकी सरफेस डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है ना, तो सरफेस मास डेंसिटी जो है वो तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा kg/m²। ओके, तो सिग्मा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा जो होगा टोटल मास m डिवाइडेड बाय इसका एरिया, जिस पोर्शन में मास है तो उसका एरिया क्या होगा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से हम जो है डिस्क का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया जो है उसकी साइड 2a है तो 4a² हो जाएगा, 4a² माइनस πa²। ओके, तो ये जो है सिग्मा आ गया। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 जो है वो सिंपली सिग्मा टाइम्स जो है 4a² हो जाएगा इसका एरिया। ओके, और m2 जो है वो सिंपली सिग्मा टाइम्स πa² हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो m1 m2 हमें पता चल गया है। तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो I1 I2 माइनस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो प्रोसेस है सॉल्व करने का। ओके, अब पढ़ते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क हमें पता है कैसे डिफाइन की कि रोटेशनल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी में, उसको रोटेट करवाने का काम टॉर्क करती है। तो है क्या कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है, डेफिनेशन आपको पता है कि मान लो यहाँ से ये O है, किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे डिस्टेंस r पे या रेडियस वेक्टर r कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F। ओके, तो टॉर्क अबाउट O क्या डिफाइन की गई है, टॉर्क अबाउट जो O होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वो होगी सिंपली r×F, ठीक है। तो r×F क्या है, ये r है ये F है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल मान लो अगर थीटा है तो ये सिंपली RF sin थीटा है, ठीक है। तो इसको देखने के दोनों तरीके हैं, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये r परपेंडिकुलर टाइम्स F है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r टाइम्स F परपेंडिकुलर। तो ये r परपेंडिकुलर क्या है, ये F से फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की, मतलब ये फोर्स है तो फोर्स की लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये r परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो r sin थीटा होगी, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये लेंथ r cos थीटा हो जाएगी, ये r sin थीटा हो जाएगी। तो r sin थीटा को r परपेंडिकुलर लिख देंगे तो ये r परपेंडिकुलर टाइम्स f हो जाएगा। ऐसे ही f के भी जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r टाइम्स f sin थीटा। तो f क्या है, f sin थीटा क्या है, तो ये f है तो इसका इधर कंपोनेंट f cos थीटा होगा,
और इसके परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर टाइम्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच किसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आर के परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। तो अब जैसे चाहो वैसे इसको देख सकते हो। तो कई बार जो है ऐसी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया एंगल थीटा पे, स्पीड यू थी, तो स्पीड यू से एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल किया गया। तो ऑब्वियस ये बात है उसका मोशन आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मुझे बताना है कि गिरने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले, लैंड करने से पहले जो टॉर्क है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या होगा। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो किसी भी टाइम पे टॉर्क क्या होगी, किस पॉइंट के अबाउट, जहाँ से रिलीज़ किया उस पॉइंट के अबाउट, इस मास एम पे। ठीक है, इसका मास एम है। तो देख लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वो इस पाथ में कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस ये हो जाएगी आर, है कि नहीं। इस पर फोर्स कौन सी लग रही होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी और नीचे लग रही होगी एम जी, है कि नहीं। तो अब अगर यहाँ से देखें तो एम जी की अगर लाइन में यहाँ से वो करूँ एक्सटेंड, तो आर परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जो है वो ये हो जाएगी, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो तो x है। तो किसी भी टाइम पे जो टॉर्क होगी वो सिंपली एम जी टाइम्स एक्स हो जाएगी, है कि नहीं। और x किसी भी टाइम पे क्या होगा, ये सिंपली u cos थीटा टाइम t हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टॉर्क जो है किसी भी टाइम t पे वो सिंपली एम जी यू कॉस थीटा टाइम t। ठीक है, तो टाइम के साथ ऐसे टॉर्क जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। ओके, तो ऐसे जो है वो टॉर्क देखना है। तो टॉर्क की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। कि मान लेते हैं कि एक बॉडी पे जब हमें टॉर्क निकालना हो, है कि नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये रोड है, ओके। टॉर्क की डायरेक्शन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस उसमें देखें राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क की डायरेक्शन दी जाती है। तो ये आर है, ये एम जी है, तो आर क्रॉस एम जी करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से करोगे तो ये इनवर्ड आएगा। ठीक है ना, टॉर्क जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आएगी। ओके, तो मान लेते हैं कि ये रोड है जिसकी लेंथ एल है, ओके। या ए ले लेते हैं, यहाँ से ये लेंथ ए है, यहाँ से भी ये लेंथ ए है, ओके। इसका मास एम है। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर एफ और इधर एफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे एफ नेट 0 है इस रोड पे। तो क्या इस पे टॉर्क नेट भी 0 होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो सेंटर ऑफ मास मिडल में है, यूनिफॉर्म रोड है। तो इसके अबाउट कैलकुलेट करें तो f इंटू ए ये इनवर्ड होगी और ये f इंटू ए ये भी इनवर्ड होगी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है दोनों की। और अगर फिंगर कर्ल करें तो r क्रॉस f जो है वो इनवर्ड आ रहा है इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो टॉर्क जो है नेट है वो सिंपली इनवर्ड है। तो और वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू जो है वो है 2fa, बट जो है डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। अब मान लो इस पॉइंट की बजाय मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट इस बॉडी पे लाई करता हो, इस बॉडी से बाहर भी लाई करता हो बेशक। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो जो टॉर्क आएगी वो आएगी 2fa इनवर्ड हर पॉइंट के अबाउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ एफ नेट बॉडी पे 0 है then tau is torque जो है is same about all points in universe। ठीक है, कहीं भी ले लें आप, हर पॉइंट्स के अबाउट जो टॉर्क सेम होगी। ओके, तो ये जो था वो इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब मान लो मुझे इक्विलिब्रियम में सेट करनी है कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाए, है कि नहीं। इक्विलिब्रियम में बॉडी कब कहते हैं?
ना ही तो वो ट्रांसलेट करनी चाहिए ना ही वो रोटेट करनी चाहिए। तो अगर नो ट्रांसलेशन प्लस नो रोटेशन, तो रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब टॉर्क ज़ीरो होनी चाहिए। तो पहले रेस्ट पे है और ट्रांसलेशन ज़ीरो करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या कहता है, इसका मतलब है कि एफ नेट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि टॉर्क नेट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टॉर्क नेट किसके अराउंड ज़ीरो होना चाहिए, क्या सेंटर ऑफ मास के अराउंड ज़ीरो होना चाहिए? तो है क्या कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड ज़ीरो कहीं भी ज़ीरो हो जाए ना। अगर मान लो आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि एफ नेट ज़ीरो है, पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो। और जब एफ नेट ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम है। तो अगर किसी एक भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि सेम है। तो यही जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यही दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी है। पहले तो जो है वो एफ नेट ज़ीरो करना है, फिर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क नेट जो है ज़ीरो कर दो। पॉइंट कौन सा चूज़ करना है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ पे सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लो एक रोड है और उस पे जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया हुआ है, ये बीम है या रोड है जो भी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया हुआ है, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ये एक इधर है कनेक्टेड, एक इधर है कनेक्टेड, ओके। अब इसकी टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है वो है मान लेते हैं कितना 10 मीटर, ओके। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर। इससे मुझे बताना है इसका मास जो है m, किसका रोड का मास जो है वो है 20 kg, ईजी। और मुझे बताना है कि यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। तो पहली तो बात मुझे दो अननोन है, तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी, एक एफ नेट ज़ीरो करना और एक टॉर्क नेट ज़ीरो करना है। तो एफ नेट ज़ीरो करने से क्या आएगा, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, है कि नहीं। और ऊपर क्या है T1 और T2, तो इसका मतलब T1 प्लस T2 किसके इक्वल होना चाहिए, T1 प्लस T2 जो है वो mg के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो अगर इसको देखें तो T1 प्लस T2 mg जो है वो 200 न्यूटन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टॉर्क नेट ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि रोटेट भी नहीं कर रही ना ये। तो किसके अबाउट टॉर्क नेट ज़ीरो करोगे, कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, सेंटर करना है सेंटर चूज़ कर लो। और कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं कहूँगा कोई एक रोड का, इसका स्ट्रिंग का जो है वो पॉइंट ज़ीरो कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क नेट ज़ीरो करना है, तो इस पॉइंट से ये टॉर्क के इस T2 की डिस्टेंस क्या है, तो ये तो इसी पॉइंट पे लग रही है ना, तो R परपेंडिकुलर ज़ीरो है। तो इस पॉइंट से जो है इस T2 का जो क्या कहते हैं उसे टॉर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जो टॉर्क लगाएंगे इस पॉइंट के अबाउट वो एक mg होगा, एक T1 होगा। T1 जो है वो इनवर्ड लगाएगा टॉर्क और mg जो है वो आउटवर्ड लगाएगा। तो जितना अंदर होना चाहिए टॉर्क उतना, मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज उतना ही क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ठीक है, तो mg एंटी क्लॉकवाइज है, T1 जो है क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना चाहता है। तो देख लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो ये 4 है, ये सेंटर ऑफ मास मिडल में होगा, तो ये 10 मीटर है, तो ये 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है, ये 1 मीटर है। और यहाँ से ये 1 है तो ये पूरा 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 मीटर है, ओके। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो वो क्या होना चाहिए, mg का टॉर्क जो है वो mg इंटू 1 हो जाएगा, तो mg टाइम्स 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो क्लॉकवाइज है तो वो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। क्लॉकवाइज कौन सी है, या मतलब आप कह सकते हो कि ये आउटवर्ड है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड में कितनी है, ये हो जाएगी T1 टाइम्स 6 मीटर। तो यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो 6 मीटर है, तो T1 टाइम्स 6 मीटर
तो यहाँ से T1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, वो हो जाएगी mg/6, तो 200/6। तो T1 आ गया तो T2 यहाँ से पता चल जाएगा, 200 - 200/6, तो 5 × 200/6, तो 1000/6, तो T2 जो है वो 1000/6 आ जाएगा। तो ऐसे जो है वो कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम में। अब कई चीज़ें दे देते हैं, ठीक है ना, वो बस कैलकुलेशन है, पार्ट यही है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और ऐसा इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है, ठीक है, ये लैडर प्रॉब्लम है कि एक लैडर है यहाँ से यहाँ तक, ओके, कुछ भी एंगल ले लो, ये एंगल मान लो 53 है, और ये जो लेंथ है वो 10 मीटर है, टोटल लेंथ 10 मीटर है, और इस लैडर का मास जो है वो कितना ले, 5 kg है, नहीं 10 kg ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, 20 kg ले लो यार। और इस पे यहाँ पे एक पर्सन स्टैंड कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर नीचे है, तो मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ओके। तो मुझे बताना है कि नॉर्मल क्या होंगे, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो है ये नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, ये मान लेते हैं n1, और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये होगा n2। तो मुझे n1 और n2 जो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा। फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन के बिना रुकेगा नहीं ना, फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा f, तो फ्रिक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट्स ओके। तो पहले तो इस पे जो है वो एफ नेट करना है। तो यहाँ पे जो रफ़ सरफेस है, अगर रफ़ सरफेस ना होता तो फिसल जाता, ऑब्वियस बात है। तो अब यहाँ पे देखें तो इस सिस्टम पे अगर देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस सिस्टम पे जो है नीचे लग रहा है क्या, mg, ऊपर क्या लग रहा है, n1, ठीक है, और एक और यहाँ पे नीचे लग रहा है क्या, इसका मास। तो इस पर्सन का मास ले लेते हैं, इसका मास कितना लें, इसका मास जो है बच्चा है 40 kg ले लेते हैं। तो ये mg, यहाँ का mg जो 20g लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा 40g, ठीक है, और इधर लग रहा होगा क्या, n2, और इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो उस केस में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो n1 की वैल्यू जो है वो 20g + 40g होना चाहिए, क्योंकि यही तो बैलेंस करेगा उसको। और ये किसके इक्वल है, ये तो 60g के इक्वल आ गया। तो n1 तो फाइंड आउट हो गया। प्रॉब्लम क्या है, n2 के साथ। n2 किसके इक्वल है, n2 जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल है। अब ना ही फ्रिक्शन पता ना ही n2 पता, है कि नहीं। तो उस केस में कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। तो अब रोटेट भी नहीं कर रहा है, और रोटेट भी नहीं कर रहा तो इसका मतलब नेट टॉर्क भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो हर पॉइंट के अबाउट जो है नेट टॉर्क ज़ीरो होगी। कोई भी आप चूज़ कर लो, मैं करूँगा कि ये पॉइंट चूज़ करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, n1 और f, और दोनों का जो है टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसकी वजह से यहाँ पे लग रहा होगा 20g, ठीक है, और एक यहाँ पे लग रहा होगा नीचे 40g, और वो n2। तो 20 और 40 जो है वो उनका टॉर्क जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। n2 का जो है टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा और कोई फोर्स जो है टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो इन दोनों का टॉर्क मिला के उसके टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। अगर उसके टॉर्क की बात देखें तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वही है जो ये हाइट है, ठीक है। तो ये टोटल 10 मीटर है, ये 53 है, तो ये 10 sin 53 है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए n2 × 10 sin 53 = अब ये इसके मिडल पॉइंट पे है, कहाँ से यहाँ तक। तो ये 5 मीटर रह जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी 5 cos 53, तो 20g × 5 cos 53 डिग्री, ठीक है। तो ये किसकी वजह से टॉर्क है, ये लैडर के मास की वजह से टॉर्क है 20 kg की वजह से, प्लस उसी डायरेक्शन में जो है वो इस जो है बच्चा जो है उसके मास के इक्वल होगा। तो ये 40g है, नीचे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 8 मीटर है। तो अगर ये देखें
तो यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, जो फोर्स की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा, ये टोटल 8 है क्योंकि वहाँ से 2 है, टोटल 10 है, तो ये 8 बचा, 8 cos 53, तो ये हो जाएगा 40g टाइम्स 8 cos 53। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो n2 पता चल जाएगा अपन को, है कि नहीं। तो सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं, सभी वैल्यू हमें पता है। अब कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं, बताओ मिनिमम फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट म्यू कितना होना चाहिए कि जो है वो ये स्लाइड ना करे। ओके, तो उस केस में क्या करोगे, ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी n2 के इक्वल होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो n1 है, तो यहाँ से आपको म्यू की कंडीशन भी पता चल जाएगी, फ्रिक्शन पता चल जाएगा क्योंकि n2 पता चल गया है। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व करने हैं। तो ये थे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। अब जो है आगे आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन। ओके, ठीक है यार, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करते हैं। ठीक है, कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है वो पहले देख लेते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कब यूज़ होता है, जब सिर्फ जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन कर रहे होते हैं, है कि नहीं, तभी टोटल। तो है क्या है, चल देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक हिंज है और इस पे एक रोड को हमने हिंज कर दिया है। ठीक है, इस रोड का मास m है, लेंथ l है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इसको हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया। ओके, तो उस केस में ये ऐसे रोटेट करेगी, है कि नहीं, यहाँ से रिलीज़ कर देंगे तो, क्योंकि mg जो है इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये हिंज भी तो फोर्स लगा रहा होगा, सिर्फ mg थोड़ी ना फोर्स लग रहा है। अगर ये हिंज ना होता तो ये रोड ऐसे की ऐसे नीचे आ जाती, लेकिन ये हिंज इस पॉइंट को कहीं भी हिलने नहीं देगा, तो कि इस पे किसी भी डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो हिंज जो है वो, उसकी एक तो प्रॉपर्टी ये कि वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, नंबर 2, इस पॉइंट को हिलने नहीं देगा, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करे, है कि नहीं। मान लो ये जो है ये रोड यहाँ से यहाँ आ गई, जस्ट फॉर एग्जांपल रोटेट करते हुए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से यहाँ आ गई, तो mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ठीक है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ गया, तो हाइट सेंटर ऑफ मास ने कुछ कवर की, पहले यहाँ इस लेवल पे था, अब यहाँ पे यहाँ आ गया, तो mg नीचे लग रहा था, जिस पॉइंट पे लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है बिल्कुल। ओके, लेकिन हिंज फोर्स तो यहीं लग रहा था इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे ये पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा है कि नहीं, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हिंज फोर्स कहीं भी लगे इस पॉइंट पे, इधर लगे या उधर लगे, किसी भी डायरेक्शन में लगे, लेकिन वर्क डन बाय हिंज फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जो है वो 0 है जिस पे हिंज जो है वो फोर्स लगा रहा है। ओके, और यही जो है वो वर्क डन की डेफिनेशन है। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम जहाँ पे जो है फोर्स एक्सर्ट होता है। तो उस केस में फोर्स तो यहाँ पे 2 लग रहे हैं, हिंज भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है, लेकिन वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी कर रहा है। तो वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी कर रहा है, तो हम टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, और टोटल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यही जो है वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं, रोड का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल पे ही ले लेते हैं, कोई भी जर्नल एंगल मान लेते हैं कि यहाँ से हमने रिलीज़ किया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, इसी को ले लेते हैं, और मुझे बताना है यहाँ से मैंने रिलीज़ किया, ये हिंज है, ठीक है, ये मास m है, लेंथ l है, तो ये जब एंगल थीटा पे आ जाएगी, इस पोजीशन पे आएगी, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे जो है ओमेगा क्या होगी, तो ये रोटेट कर रही होगी, तो ओमेगा फाइंड आउट करनी है इसकी क्या होगी। ओके ओके, तो कैसे करें देख लेते हैं। सेंटर पहले कहाँ है, यहाँ पे है। अब कितना नीचे आ गया, अब यहाँ पे है, तो अब ये वो जो है रोटेट होके यहाँ पे कहीं आ गया होगा सेंटर। ओके, तो ये लेंथ जो है वो l/2 होगी। तो ये हाइट मुझे मेजर करनी है कि ये हाइट कितनी है, जितनी इसने जो है सेंटर ने हाइट जो है वो नीचे आया है कि नहीं।
तो कहीं भी रेफरेंस ले लेते हैं, चाहो तो यहीं पे ले लो रेफरेंस, कोई नहीं। यहाँ पे यू जो 0 है तो इससे ऊपर जाएंगे तो हाइट पॉजिटिव होगा, इससे नीचे जाएंगे तो हाइट नेगेटिव होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इससे नीचे है तो फाइनल इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो 0 है प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इक्वल टू। अब जो है रोटेशन में, जो प्योर रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है ना। जैसे उसमें हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ मास की जगह जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी वो जो है रोल प्ले करती है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है इन प्योर रोटेशन। ओके, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में भी देखेंगे हम क्या होती है। तो इन प्योर रोटेशन ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये हो गया u0 यहाँ पे, तो इससे नीचे हाइट h, तो ये h क्या होगी, ये l/2 है, तो ये एंगल थीटा है, तो l/2 कोस थीटा, ये l/2 साइन थीटा। तो उस केस में मुझे क्या लिखना चाहिए कि mg माइनस l/2 साइन थीटा, क्योंकि जो है नेगेटिव है, नीचे आए हैं इसलिए h जो है वो नेगेटिव लेंगे, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हाफ आई की वैल्यू देख लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट। इस रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ml²/3 हो जाएगा, तो हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg l/2 साइन थीटा। तो यहाँ से जो है ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी, ओमेगा जो होगा m से m कैंसिल आउट हो गया, l² l2 तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3g/l साइन थीटा स्क्वायर रूट। ओके, तो ये जो है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं उसमें जेई मेन में, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि बताओ, ये एक प्लेन सरफेस है जो रफ़ है, वहाँ पे जो है एंगल थीटा से एक रोड है जो रिलीज़ की गई है, एंगल थीटा है, तो यहाँ से इसको रिलीज़ किया गया, फ्रिक्शन है कि जो इस पॉइंट को फिसलने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब मान सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो हिंज है, कहीं मूव नहीं करेगा, और इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। तो बताना है कि जस्ट गिरने से पहले इसकी ओमेगा क्या होगी, तो मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल टकरा रही होगी तो उस टाइम पे इसकी ओमेगा क्या होगी। तो वही जो है यहाँ से देखो कितना हाइट नीचे आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है सिमिलरली। ओके, अब जो है कई बार थोड़े से और जो है टफ़ क्वेश्चन इसमें क्या ऐड कर सकता है, बस तुम्हारे लिए जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी कर दे। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कर दे कि बोलो ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का मास m है, रेडियस जो है वो r है, और इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे भी एक पॉइंट मास जो है वो m, जिसका भी मास m है, सेम मास है, रख दिया। डिस्क की रेडियस r है, तो यहाँ से डिस्टेंस r/4 पे या r/2 पे, r/2 पे जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक कॉर्ड है, मतलब आप कह सकते हो ये एक्सिस है। ये डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली मूव कर सकती है, तो मतलब ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो है वो मूव कर सकती है। तो इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। अब जो है ये जो है वो नीचे आ जाएगी, है कि नहीं। तो है क्या कि अब सिचुएशन जो है वो ऐसी आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे वो मास m आ जाएगा जो ऊपर है, और ये वही सेंटर से ये सेंटर अब नीचे आ जाएगा, कितना r/2 ये डिस्टेंस नीचे है। तो बताना है कि जब यहाँ से रिलीज़ किया गया ये पोजीशन आई, तो इसके अबाउट जो ओमेगा होगी वो क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। या पूछ ले इसकी जो है स्पीड क्या होगी मास m की, वो हो जाएगी सिंपली ओमेगा टाइम्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस जो 3r/2 हो जाएगी। v = r ओमेगा होती है सिंपली, ठीक है। तो r इस केस में 3r/2 है इस मास की उससे। तो ये देख लेते हैं है क्या, इसमें क्या करते हैं। तो करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, चॉइस है। एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है, तो या तो इसके मास को m वहाँ मान लो, फिर यहाँ देख लो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है डिस्क का, या पूरे सिस्टम की देख लेते हैं कितनी हुई है कि नहीं। और वो पूरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है,
0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल ले लेते हैं। तो पोटेंशियल के लिए इसी को रेफरेंस को जो है 0 मान लेते हैं। ओके, यही रेफरेंस जो अपना 0 है। तो इससे पहले जो ये r/2 पे था, तो mgr/2 प्लस वो कितना ऊपर था, वो 3r/2 ऊपर है। ये डिस्टेंस r है सेंटर से, ठीक है, रेडियस r है, तो ये टोटल जो r/2 हो जाएगा इस रेफरेंस पॉइंट से। तो ये हो जाएगा mg3r/2। तो ये टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल देख लेते हैं। ये r/2 अब नीचे है, यहाँ पे रेफरेंस 0 है ना, तो ये r/2 0 नीचे है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा mg-r/2, ठीक है, प्लस अब ये भी नीचे आ गया है, कितना 3r/2 नीचे है रेफरेंस पॉइंट से, तो -3r/2 हो जाएगा mg-3r/2। अब काइनेटिक एनर्जी भी आ गई होगी, तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का आई देख लेते हैं इस उसके बाद, क्योंकि पूरे सिस्टम की ओमेगा भी सेम होगी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देख लेते हैं। तो पहले इस डिस्क का देख लेते हैं कितना होगा। अगर डिस्क का देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस मास का तो सिंपली ये पॉइंट मास है, तो इसका तो यहाँ से डिस्टेंस सिंपली mr² हो जाएगा, मतलब md² जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो 3r/2 है, तो इस पॉइंट मास का तो हो जाएगा m3r/2 होल स्क्वायर प्लस, अब डिस्क का मुझे निकालना है। अब डिस्क का मैं सेंटर के अबाउट जानता हूँ, जो सेंटर से पास हो रहा है ये एक्सिस, तो इसके अबाउट कितना है mr²/4, ठीक है, इसी प्लेन में लाई करता है। अब उस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और ये r/2 डिस्टेंस है, तो प्लस mr/2 होल स्क्वायर। तो mr²/4, तो ये हो जाएगा mr²/2। तो एक्सिस ये आई कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 9/4 mr² प्लस वो हो जाएगा 2/4 mr²। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 11/4 mr²। तो ये आई आ जाएगा, ठीक है, पूरे सिस्टम का। तो हाफ आई कितना हो गया 11/4 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो है आपका ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये mgr और ये हो जाएगा 3 mgr, तो 4 mgr। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लिखना चाहिए 4 mgr इक्वल टू 11/8 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी 32/11 g/r², ठीक है। तो यहाँ से जो है ये ऐसे जो है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा के भी क्वेश्चन होते हैं कई बार। ओके, तो वो भी देख